अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुन भी सकते होंगे। आप लोगों की जो लास्ट क्लास है वो गालिबन वेडनेसडे को हुई थी शायद, या ट्यूसडे को हुई थी, और उसमें हमने जो है वो डिस्कशन किया था और वो जो डिस्कशन था हमारा वो था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे। बेसिकली हम जो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन ऑन, आई थिंक आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है जो कि हमने स्टार्ट किया था, और इसमें हमने पहली जो चीज़ लिखी थी वो लिखी थी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। और ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन लिखने के बाद जो है मैंने आपसे जो है वो एक आइडिया लिया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप कमेंट करें कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और उसके साथ साथ मैंने आपको जो है इस पैटर्न पे जो है अपना नाम लिखकर मैसेज करने को भी जो है वो कहा था। और आई थिंक कि आपने सब लोगों ने कर दिया होगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया है इस पैटर्न पे, तो इस तरह से बिल्कुल प्लीज़ राइट योर नेम, देन राइट AS स्पेस D स्पेस WH स्पेस 20 एंड स्पेस 21 लिखकर इस नंबर पे टेक्स्ट कर दें या व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट टाइम तक बात हुई थी। नाउ लेट्स मूव टू एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। के व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? तो हमने जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे बात की थी, और मैंने आप लोगों से आइडिया भी लिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्यूरेट आंसर एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिसाइज आंसर। मुझे याद पड़ता है कि आप लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ जो है मुझे बताए थे कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ एन एक्यूरेट आंसर एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ प्रिसाइज आंसर। मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, लेकिन डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, और उस एग्जांपल को सुनने के बाद फिर आप लोग जो है खुद फैसला कीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ एन एक्यूरेट आंसर एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ प्रिसाइज आंसर। ठीक है, इस आंसर को सुनने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप जो है वो एक्यूरेसी का क्या मतलब समझते हैं और प्रिसाइज का क्या मतलब समझते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि एक कंपटीशन हो रहा है, और उस कंपटीशन में जो है ना, आपको निशाना लगाने का कंपटीशन है। वो जो होता है ना यार, क्या कहते हैं उसको, वो एक बोर्ड होता है ना, इसके ऊपर वो निशान लगाते हैं, क्या कहते हैं उस गेम को, क्या कहते हैं उस गेम को जो बोर्ड पे निशाना डार्ट लगाना गेम। होता है? हाँ, डार्ट डार्ट। गेम। डार्ट, एग्जैक्टली। डार्ट डार्ट गेम जो होता है। तो बेसिकली डार्ट गेम जो है वो उसका एक मुकाबला हो रहा है, और आपको जो है उस पर निशाना लगाना है। अब देखिए उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको जो वो एरो दिया जाता है, डार्ट जिसे कहते हैं, आपको उसको बिल्कुल सेंटर में जो है मार्क करना होता है, और जितना वो सेंटर में लगेगा जाकर आपका जो है वो आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। यानी कि ये जो है वो बोर्ड है, बोर्ड पे सर्किल बने होते हैं ना इस तरह से करके, ये बोर्ड है, और आपको इस बोर्ड के सेंटर में निशाना लगाना है। आपको इस बोर्ड के सेंटर में निशाना लगाना है। अब आपने क्या किया कि आपने जो है वो 4 बंदे जो है बुलाए, 4 बंदों का कंपटीशन होगा, और इन चारों बंदों को जो है वो 3-3 डार्ट्स दिए जाएंगे। चारों बंदों को जो है वो 3-3 डार्ट्स भी दिए जाएंगे, और वो चारों जो है वो इनको 3 दफ़ा ट्राई कर सकते हैं। अब ये बंदा ए है, इसको आपने 1 2 3 4 डार्ट्स दिए। उसके बाद जो है वो ये आपका दूसरा बंदा है, और इसको भी आपने 4 डार्ट्स दिए, इसका नाम बी है। फिर आपका तीसरा बंदा है, ठीक है, इसका बोर्ड है, इसका नाम सी है, और उसको भी आपने 4 डार्ट्स दिए। उसके बाद सॉरी 3 डार्ट्स दिए उसको भी आपने। उसका जब का अगला बंदा है वो जो है उसका नाम डी है, और उसको भी आप 3 डार्ट्स देंगे कि भाई निशाना लगाओ तुम। अब इन चारों को जो है वो निशाना लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, और चारों जो है वो 3-3 दफ़ा ट्राई करेंगे, यानी कि चारों जो है 3-3 डार्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चारों जो है वो 3-3 डार्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक,
अब क्या हुआ, अब ये हुआ भाई कि जो ए था उसको जब आपने 3 डॉट्स दिए तो उसने 3 डॉट्स का निशाना कैसे लगाया, उसने एक निशाना लगाया यहाँ पर, एक निशाना लगाया यहाँ पर और एक निशाना लगाया यहाँ पर, ठीक। यानी कि इसने सेंटर के काफ़ी करीब जो है वो तीनों निशाने लगाए। ये किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। तो ए ने जो निशाने लगाए वो सेंटर से काफ़ी करीब लगाए और तीनों निशाने जो लगाए और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसने किस तरह से लगाए, ठीक है। वो चारों निशाने, तीनों निशाने उसने किस तरह से लगाए वो मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद आपने जो है वो बी को जो है वो कहा कि भाई आप निशाने लगाओ। अब बी वाले ने एक निशाना लगाया यहाँ पर, दूसरा निशाना लगाया यहाँ पर और तीसरा निशाना लगाया यहाँ पर, ठीक है। बी वाले ने जो वो 3 निशाने लगा दिए यहाँ पर। सी वाले को आपने कहा कि भाई आप तीनों निशाने लगाओ, तो उसने एक निशाना लगाया यहाँ पर, एक निशाना लगाया यहाँ पर और एक निशाना लगा दिया यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह उसने बिल्कुल सेंटर में एग्जैक्ट जो है वो तीनों निशाने लगा दिए। उसका डी से आपने कहा कि बेटा आप भी 3 निशाने लगाओ, तो उसने एक निशाना लगाया यहाँ पर, एक निशाना लगाया यहाँ पर और एक निशाना लगाया यहाँ पर, यानी कि वो या तो अंधा था या फिर वो नशे की हालत में था। तो उसके सारे निशाने जो इधर उधर आलतू फालतू जो है जगहों पे जाके लगे, कोई भी निशाना सही जगह पे नहीं लगा, रैंडम लगे सब। अब अगर आप इन चारों का रिजल्ट देखें, अगर आप इन चारों का रिजल्ट देखें तो इन चारों के रिजल्ट से जो मैं नतीजा निकालूंगा वो क्या निकालूंगा, मैं कहूँगा कि यार जो पहला वाला बंदा है ना, ये वाला बंदा एक्यूरेट है, ये वाला बंदा क्या है, एक्यूरेट है। लेकिन ये वाला बंदा प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। पहला वाला बंदा क्या है, पहला वाला बंदा एक्यूरेट है, लेकिन पहला वाला बंदा जो है वो प्रिसाइज नहीं है। दूसरा वाला जो बंदा है वो प्रिसाइज है, लेकिन ये बंदा जो है एक्यूरेट नहीं है। दूसरा वाला बंदा जो है वो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला जो बंदा है, ये बंदा जो है एक्यूरेट भी है और ये बंदा प्रिसाइज भी है। और जो चौथा वाला बंदा है, ये ना तो एक्यूरेट है और ना ही ये बंदा प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। तो बेसिकली ये इन चारों की जो रिजल्ट है उसके बाद जो मैंने कमेंट्री की है कि पहले वाले बंदे को मैंने एक्यूरेट कहा है लेकिन प्रिसाइज नहीं कहा है, दूसरे वाले बंदे को मैंने प्रिसाइज कहा है लेकिन एक्यूरेट नहीं कहा है, तीसरे वाले बंदे को मैंने एक्यूरेट भी कहा है प्रिसाइज भी कहा है और चौथे वाले बंदे को मैंने ना ही प्रिसाइज कहा है ना ही एक्यूरेट कहा है। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकते हैं और आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि इस एग्जाम्पल से आपकी क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल से आपकी क्या समझ में आया कि एक्यूरेट का क्या मतलब है और प्रिसाइज का क्या मतलब है। हाँ भाई, आप में से कोई भी शख्स जो है अपना माइक अनम्यूट करके अगर कमेंट करना चाहे तो वो कमेंट कर सकता है। इस एग्जाम्पल से बताएं क्या समझ में आया आप लोगों के, एनीवन। हाँ भाई फलाह ज़ैनब, क्या समझ में आया बेटा तुम्हारे, बताओ। सर मुझे समझ आया कि एक्यूरेट वो होगा जहाँ पे मतलब जो एग्जैक्ट पॉइंट है उस पे, और प्रिसाइज मतलब जहाँ पे बहुत क्लोज होंगे वो तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के, गुड। लेकिन वो उस एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं होंगे लेकिन क्लोज होंगे। ठीक है, सही है। हमना तुम्हारे क्या समझ में आया। सेम ही बात समझ में आई है कि अगर एक एक ए ने जो डार्ट मारा है वो हम्म, एक्यूरेट इसलिए क्योंकि वो तो मिडिल के करीब है, पर हम्म, उनकी तीनों की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। और सी ने जो डार्ट मारे वो तीनों मिडिल में है और तीनों एक दूसरे के करीब है, तो वो प्रिसाइज है। हम्म, सही है। मेरे ख्याल से तुम लोग की समझ में आ गई ये बात, लेकिन इसको प्रॉपर्ली अभी भी हम डिफाइन करेंगे। हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं लेकिन मैं एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि अगर किसी के जहन में कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। फर्स्ट करें कि आपको जो है वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ जी का जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को जो एक एक्सपेरिमेंट के जरिए मालूम करेंगे और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आप 5 दफ़ा रिपीट कर सकते हो, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आप 5 दफ़ा जो है रिपीट कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा यार। हेलो।
अब देखिए यहाँ पर आप जो है 5 दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट करोगे और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आप जी की वैल्यू निकालोगे, 5 वैल्यूज़ निकालोगे और फिर इन पाँचों को आप क्या करोगे, पाँचों को जो है वो आप उन पाँचों को आप जो है वो एवरेज लेके उसका आंसर निकालोगे। एक सेकंड रुकिएगा, ज़रा कुछ मेरा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है बार बार, मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ, 2 मिनट दीजिएगा। ऑलराइट, तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको वैल्यू ऑफ जी निकालनी है। अब वैल्यू ऑफ जी निकालने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में आप 5 दफ़ा रीडिंग लेंगे और फिर उन पाँचों रीडिंग्स का एवरेज ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पहला बंदा है उसका नाम है ए, उसने एक रीडिंग निकाली 9.6, फिर एक रीडिंग निकाली 9.7, फिर एक रीडिंग निकाली 9.8, फिर एक रीडिंग निकाली 9.9 और फिर एक रीडिंग निकाली 10.0। फिर जब उसने अपनी पाँचों रीडिंग्स का जब एवरेज लिया उसने, तो उसकी जो पाँचों रीडिंग्स का एवरेज आया वो आया 9.8, यानी उसका आंसर सही आ गया एवरेज लेने के बाद। दूसरा बंदा जो था उसने पहला आंसर निकाला 9.3, दूसरा आंसर निकाला 9.4, फिर 9.3, फिर 9.3 और फिर 9.3। जब उसका एवरेज लिया तो उसका एवरेज भी तकरीबन 9.3 आया। उसके बाद फिर आपने जो है वो अगले बंदे की बारी, उसने आंसर निकाला एक 9.8, फिर एक आंसर निकाला 9.7, फिर एक आंसर निकाला 9.8, फिर एक आंसर निकाला 9.8 और फिर एक आंसर निकाला 9.8। तो उसका एवरेज भी कितना आया, तकरीबन 9.8 आया। फिर चौथा बंदा आया, उसने एक आंसर निकाला 80, फिर एक आंसर निकाला 80, ठीक है। फिर उसने एक आंसर निकाला अपने क्या कहते हैं 5, फिर उसने एक आंसर निकाला 5 और फिर उसने एक आंसर निकाला अपना 30। जब उसने एवरेज लिया तो एवरेज आ गया उसका 40। अब इन चारों आंसर्स पे मैं क्या कमेंट करूँगा, इन चारों आंसर पे मैं कमेंट करूँगा कि इन चारों में से कौन सा आंसर एक्यूरेट है और कौन सा आंसर प्रिसाइज। तो जो पहले वाले का आंसर है वो एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। दूसरे वाले का जो आंसर है वो प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। तीसरे वाले का जो आंसर है
वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, और चौथे वाले का आंसर है वो ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको ये सबक हासिल करना है कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है और प्रिसाइज होने का क्या मतलब है। देखिए, पहले एग्जाम्पल में इसके तीनों निशाने एक्यूरेट थे क्योंकि वो सेंटर से करीब थे, लेकिन वो प्रिसाइज नहीं थे क्योंकि वो एक दूसरे से करीब नहीं थे। दूसरे वाले एग्जाम्पल में इसके तीनों निशाने एक ही जगह पे लगे, आसपास में बिल्कुल क्लोज थे, तो ये प्रिसाइज हैं, लेकिन वो गलत जगह पे लगे इसलिए एक्यूरेट नहीं है। तीसरे वाले एग्जाम्पल में तीनों निशाने एक्यूरेट जगह पे लगे इसलिए एक्यूरेट हैं, और एक साथ लगे, एक दूसरे के करीब लगे तो इसमें प्रिसाइज भी है। और चौथे वाले डायग्राम में सारे निशाने अलग अलग दूर दूर लगे, गलत जगह लगे तो एक्यूरेट भी नहीं है, और चूंकि अलग अलग लगे हैं तो प्रिसाइज भी नहीं है। ऐसे इस वाले एग्जाम्पल में देखें, पहले वाले के जो आंसर्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, तो इसके आंसर्स काफ़ी फैले हुए हैं, तो ये प्रिसाइज नहीं है। लेकिन जब आपने एवरेज लिया तो आंसर बिल्कुल सही आ गया 9.8, चूँकि आपका आंसर सही आ गया तो ये एक्यूरेट है। दूसरे एग्जाम्पल में आपके आंसर्स 9.3, 9.4, 9.3, 9.3, 9.3, सारे आंसर 9.3 के आसपास आ रहे हैं, ये सारे आंसर प्रिसाइज हैं क्योंकि सारे आंसर एक जैसे हैं। लेकिन जब आपने एवरेज लिया तो एवरेज भी 9.3 आया, जो कि गलत आंसर है, जो कि 9.8 से बहुत दूर है। तो बेशक ये प्रिसाइज तो था लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। अगले वाले में आपने जो है वो क्या किया, 9.8 एक आंसर आया, फिर 9.7 एक आंसर आया, फिर 9.8 एक आंसर आया, फिर 9.8 एक आंसर आया, फिर 9.8 एक आंसर आया। जब आपने एवरेज निकाला तो एवरेज भी 9.8 आया, तो चूंकि इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो आंसर जो है क्या हो गया, आंसर एक्यूरेट हो गया, और उसकी सारी रीडिंग्स आ भी एक जैसी रही हैं, तो ये एक्यूरेट होने के साथ साथ प्रिसाइज भी हो गया। चौथा एग्जाम्पल में आंसर 80 आया, फिर 80 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, फिर 30 आया और एवरेज 40 आया। तो देखिए इसका आंसर दूर दूर तक एक्यूरेट नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है क्योंकि आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं, दो आंसर 80 पे आ रहे हैं, दो 5 पे आ रहे हैं, दो 30 पे आ रहे हैं, एक मशरक में आ रहा है, एक मगरिब में आ रहा है, तो नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। तो अब जो इसका खुलासा है, जो इसकी समरी है, वो ये है कि जब मैं कहता हूँ एक्यूरेट आंसर, यानी कि एक्यूरेसी की जब मैं बात करता हूँ, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज योर आंसर इज टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपका आंसर जो है ट्रू वैल्यू से कितना करीब है, इज टू द ट्रू वैल्यू। जबकि प्रिसीजन का मतलब क्या है, प्रिसीजन का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर कितना सही है, बेशक आपका आंसर गलत हो, वी डोंट केयर। प्रिसीजन का मतलब ये है कि हाउ क्लोज द रीडिंग्स आर विद ईच अदर, हाउ क्लोज द रीडिंग्स आर विद ईच अदर। प्रिसीजन का मतलब है कि रीडिंग्स एक दूसरे से कितने क्लोज हैं, एक दूसरे के कितने करीब करीब हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब ये होगा कि आंसर जो है एक्चुअल आंसर से कितना करीब है, और प्रिसीजन का मतलब ये होगा कि आपकी रीडिंग्स जो है वो आपस में एक दूसरे से कितने क्लोज हैं। ठीक है, तो वो प्रिसीजन हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्यूरेसी की डेफिनेशन हो गई और ये प्रिसीजन की डेफिनेशन हो गई भाई। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो अगली चीज़ क्या कहलाती है, वो जो अगली चीज़ है भाई वो कहलाती है टाइप्स ऑफ एरर। चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ एरर का क्या मतलब है, देखें, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नो बडी इज़ परफेक्ट, और आपकी जो रीडिंग्स होती हैं, जो आपके जो आंसर्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% करेक्ट हों, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो 100% करेक्ट नहीं होते, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो 100% करेक्ट नहीं होते। तो होता ही है कि जब आप जो है वो कोई रीडिंग लेते हैं और उसमें एरर आती है, उसमें गलती आती है, तो उसमें एरर या गलती आने के दो चांसेस होते हैं। या तो वो एरर रैंडम एरर होती है,
यानी जब आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या तो वो एरर रैंडम एरर होती है या आप एक्सपेरिमेंट में जो एरर करते हैं वो सिस्टमैटिक एरर होती है। तो हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उस एक्सपेरिमेंट में जो एरर आएगी, अगर वो रैंडम एरर है तो उसका क्या मतलब है, और अगर वो सिस्टमैटिक एरर है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, हम जो एरर करेंगे उस एरर में अगर वो रैंडम एरर है तो उसका क्या मतलब है, और वो सिस्टमैटिक एरर है तो उसका क्या मतलब है, वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, मैं रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर को जो कंपेयर करूँगा वैसे कंपेयर करूँगा कि रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर को मैं दो कॉलम्स में एक दूसरे से कंपेयर करूँगा। पहले कॉलम में मैं रैंडम एरर के बारे में लिखूँगा और दूसरे कॉलम में मैं सिस्टमैटिक एरर के बारे में लिखूँगा। पहले कॉलम में मैं रैंडम एरर के बारे में लिखूँगा और दूसरे में मैं सिस्टमैटिक एरर के बारे में लिखूँगा। ठीक, रैंडम एरर के बारे में पहली बात मैं लिख रहा हूँ कि random error can be reduced by taking average of रैंडम एरर के बारे में मैंने क्या लिखा, रैंडम एरर के बारे में मैंने लिखा कि a random error can be reduced by taking average of many readings। सिस्टमैटिक एरर के बारे में पहली बात मैं क्या लिख रहा हूँ कि a systematic error cannot be reduced by taking average of many readings। यानी कि रैंडम एरर को आप रिड्यूस कर सकते हैं एवरेज ऑफ मैनी रीडिंग्स लेके, लेकिन सिस्टमैटिक एरर को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। हेलो, अब देखिए इस बात का मतलब समझें आप। मैंने कहा कि आप एवरेज लेकर रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप एवरेज लेकर जो है वो सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस नहीं कर सकते। इस बात का मतलब क्या है। फर्ज करें कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। अब उस एक्सपेरिमेंट में आपका एक रीडिंग आती है 2.4, एक रीडिंग आती है 2.3, एक रीडिंग आती है 2.4, एक रीडिंग आती है 2.3, फिर रीडिंग आती है 2.4, फिर रीडिंग आती है 2.4। अब आप ये 6 रीडिंग्स लेंगे, इन 6 का आप एवरेज लेंगे 2.4 प्लस 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.3 प्लस 2.4 एंड प्लस 2.4, और ये कितनी रीडिंग है, 6 रीडिंग है। आपने इनको ऐड किया, इनका एवरेज ले लिया, और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से शाबाश। जल्दी बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है। आप इसका एवरेज लेके बता दो खुदा के लिए जल्दी से। 2.36 2.36 जी। इसका भी आ गया 2.36, आ गया आंसर इसका। तो इसका आंसर 2.36 आ रहा था। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक बंदा जब ये रीडिंग्स नोट कर रहा था तो उसने एक मिस्टेक कर दी। उसने मिस्टेक ये कर दी कि उसने 2.3 की जगह उसने गलती से इसको उल्टा लिख दिया 3.2। इसने इसको 2.3 की जगह गलती से क्या लिख दिया, 3.2 लिख दिया। तो जब वो इस रीडिंग में 2.3 की जगह 3.2 लिखेगा, तो अब जरा इसका एवरेज लेके बताओ क्या आ रहा है आंसर। अगर उसने गलती से एक रीडिंग की डिजिट को पलट दिया, उसने 2.3 को 3.2 कर दिया गलती से,
तो फिर जब ये रीडिंग लेगा इन 6 रीडिंग्स की, तो उसका एवरेज बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से दोबारा से बताओ। 2.4 प्लस 2.3 प्लस 2.4 प्लस 3.2 प्लस 2.4 प्लस 2.51 2.5, इसका आंसर आ जाएगा 2.51 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर जो है 3.2 यानी कि बिल्कुल गलत आंसर आया था इसका, लेकिन चूंकि इसने 3.2 के अलावा और भी बहुत सारी रीडिंग ली हुई थी, और फिर जब उसने उसका एवरेज लिया, तो वो एवरेज जो है वो थोड़ा और अच्छा आ गया, और वो एवरेज 2.51 आ गया। सही है, एग्जैक्ट 2.36 तो नहीं आया, लेकिन बहरहाल 3.2 भी नहीं आया। तो यहाँ पर 3.2 का इफेक्ट जो है वो कम से कम हो जाएगा अगर आप बहुत सारी रीडिंग्स के उसका एवरेज लें। अगर आप ये करेंगे, आप 2-4 रीडिंग्स और ले लेना, 2.3, 2.3, 2.4, 2.3, 2.4, तो ये एवरेज और अच्छा हो जाएगा। तो 2.5 से फिर 2.4 तक भी जा सकता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर हमारी एक गलती हो गई थी, लेकिन हमने जब एवरेज लिया बहुत सारी रीडिंग्स लेके, तो उस गलती का जो इफेक्ट है उसको हमने मिनिमाइज कर दिया, हमने इस एरर के इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया। तो एक ऐसी एरर जिसके इफेक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग एवरेज ऑफ मैनी रीडिंग्स। तो अगर आप बहुत सारी रीडिंग्स लेकर उनका एवरेज लेकर अगर आप किसी एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, तो फिर ऐसी एरर को हम क्या कहते हैं, फिर ऐसी एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। तो ये देखिए मैंने रैंडम एरर के कॉलम में लिखा है, क्या रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ मैनी रीडिंग्स। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल देखें आप। फर्स्ट करें कि हम एक रीडिंग ले रहे हैं एक स्केल के ज़रिए, और उस स्केल में ज़ीरो एरर है, अब हमारा जो असल आंसर आना चाहिए वो 2.4 के आसपास आना चाहिए, लेकिन जीरो एरर से मुराद ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हर किसी की रीडिंग को जो है ना 0.4 बड़ा बताएगा। यानी आपने पहली रीडिंग ली, आपकी रीडिंग थी 2.3, लेकिन उसको क्या पड़ेगा 2.7। आपकी दूसरी रीडिंग थी 2.4, लेकिन उसको क्या पड़ेगा 2.8। आपकी तीसरी रीडिंग थी 2.3, लेकिन उसको क्या पड़ेगा 2.7। आपकी चौथी रीडिंग थी 2.4, लेकिन उसको क्या पड़ेगा 2.8। आपकी पांचवी रीडिंग थी 2.4, उसको क्या पड़ेगा 2.8। आपकी छठी रीडिंग थी 2.4, लेकिन उसको क्या पड़ेगा 2.8। आपकी अगली रीडिंग थी 2.3, लेकिन उसको क्या पड़ेगा 2.7। अभी आपकी सारी रीडिंग गलत आ रही हैं। आपकी सारी रीडिंग इसलिए गलत आ रही है क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है। आपका इंस्ट्रूमेंट हर रीडिंग को 0.4 बढ़ा के बताता है। अब जब आप इन सारी गलत रीडिंग का एवरेज लेंगे, तो इन सारी रीडिंग का जो एवरेज आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी गलत ही आएगा। यानी कि यहाँ पर आप 100 दफ़ा भी रीडिंग ले लेंगे ना और उसका एवरेज लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 100 दफ़ा रीडिंग लेंगे जो एवरेज लेंगे ना, उसका आंसर भी क्या आएगा, उसका आंसर भी गलत ही आएगा। तो एक ऐसी एरर जिसको बार बार रिपीट करने से और उसका एवरेज लेने से भी मसला हल ना हो, तब भी आंसर आपका गलत का गलत ही है। तो फिर ऐसी रीडिंग को हम क्या कहते हैं, ऐसी रीडिंग को, ऐसी एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जब भी मैंने कहा है कि एक रैंडम एरर है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं बहुत सारी रीडिंग्स लेकर और उनका एवरेज लेकर। आप बहुत सारी रीडिंग्स लेकर उनका एवरेज लेकर एक रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारी रीडिंग्स लेकर और उनका एवरेज लेकर सिस्टमेटिक एरर को जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने का तरीका यही है कि आप इंस्ट्रूमेंट ही पूरा चेंज कर दें। या जो जीरो एरर आ रही है, जो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, पहले इसको सॉल्व करें, उसके बाद रीडिंग्स लें। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबके। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि अ रैंडम एरर is usually caused by human error or a sudden change in environmental factors. यानी कि रैंडम एरर आमतौर पे जो ना ह्यूमन एरर की वजह से होती है, या फिर एक सडन चेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है। आमतौर पे, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो रैंडम एरर होती है उसमें या तो आपकी कोई गलती होती है, इंसानी गलती होती है, या फिर कोई अचानक जो एनवायरनमेंट को चेंज आ जाता है जो कि आपको पता भी नहीं चलता। वैसे मैंने आपको मिसाल दी, आप रीडिंग लिख रहे थे, बहुत सारी रीडिंग लिखते लिखते एक रीडिंग को आपने 2.3 की जगह 3.2 लिख दिया, तो ये रैंडम एरर हो गई। या आप जो है
वो कोई काउंटिंग कर रहे थे, आपको 10 चक्कर काउंट करने थे, आपने 10 चक्कर को 11 काउंट कर लिया। तो ये सारी क्या है, सारी ह्यूमन एरर है। और इन ह्यूमन एरर की वजह से जो एरर आएगी, उस एरर को हम क्या कहते हैं, उस एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। कभी कभी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अचानक चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट करें कि आप जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें आप करंट पास कर रहे हैं 10 मिनट तक। अब 10 मिनट में एक वक्त ऐसा आया अचानक कि फ्लक्चुएशन आ गई, करंट एकदम कम हो गया, करंट एकदम ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी गलती आ जाएगी। लेकिन वो फिर गलती सही हो जाएगी अगर आप करंट को बार बार पास करेंगे, रीडिंग को बार बार लेंगे। तो ये भी एक रैंडम एरर है। तो रैंडम एरर जो होती है वो आमतौर पे इंसानी गलती की वजह से होती है, या फिर इन्वायरमेंट में कोई अचानक कोई चेंज आ जाता है, कोई फैक्टर कोई चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर जो है उसकी रीज़न जो है क्या होता है, उसका रीज़न होता है कि इट इज़ नॉर्मली कॉज्ड बाय अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। आमतौर पे इसकी वजह होती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब होता है, जीरो एरर है, इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग दे रहा है, या फिर कोई फार्मूला गलत यूज़ कर रहे हैं, रॉन्ग फार्मूला। आप फार्मूला गलत लगा रहे हैं, अब जितनी दफ़ा फार्मूला लगाएंगे आपका आंसर गलत आएगा। या फिर रॉन्ग अजम्पशन, आप कोई चीज़ अज्यूम ही गलत कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपने अज्यूम किया कि जहाज़ से नीचे गिरेंगे तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, हालांकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होगी, जहाज़ से नीचे गिरने में तो बहुत ज़्यादा एयर लगेगी। तो आपका गलत अजम्पशन है, तो आपके सारे आंसर्स गलत आएंगे, और एरर जो आएगी वो कौन सी आएगी, सिस्टमैटिक एरर आएगी। तो मैंने आपको बताया कि रैंडम एरर जो होती है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं बहुत सारी रीडिंग्स लेके, उसका एवरेज लेके, और सिस्टमेटिक एरर जो है उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते बहुत सारी रीडिंग्स लेके और उनका एवरेज लेके। रैंडम एरर जो है वो आमतौर पे ह्यूमन एरर की वजह से होती है, या एनवायरनमेंट में अचानक कोई चेंज आ जाए उसकी वजह से होती है। और सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो किसी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, या गलत फॉर्मूले की वजह से होती है, या फिर किसी गलत अजम्पशन की वजह से होती है। ठीक है, तो अभी जो है मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्लास, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है और तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं है। तो मैंने आपकी क्लास ले ली ताकि आपकी क्लास ऑफ ना हो आज। बाकी इंशाअल्लाह कल की क्लास में फिर इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आई एम सॉरी कि आपकी क्लास में थोड़ी जल्दी छोड़ रहा हूँ, उसकी वजह है कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में जब मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा। सही जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।